अब एक बात समझिए बेटा, अभी जब हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सारी एसेट को रियलाइज कर लेते हैं, सारे लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो पार्टनर्स को देके उनका हिसाब पूरा कर देते हैं। यही कर रहे हैं अभी तक? जल्दी से बता दीजिए, हम डिसोल्यूशन में यही वाला काम कर रहे हैं। फटाफट से सारी एसेट का रियलाइजेशन कर लेते हैं, सारा पैसा आ जाता है, सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं, और उसके बाद बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को दे देते हैं और क्वेश्चन खत्म। यही काम है। लेकिन एक बात बताइए, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में सारी असेट एक साथ सेल हो जाती है क्या? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में सारी असेट एक साथ सेल हो जाती है क्या? या हम कहते हैं कि भाई 15 दिन में सारी बेच दी, या 1 महीने में सारी असेट्स को बेच दिया? नहीं। मान लीजिए एक कंपनी में, एक पार्टनरशिप में 1 करोड़ रुपए की असेट्स थी, उसमें से 50 लाख की असेट तो बिक गई और बाकी की असेट अब धीरे धीरे बिकेगी। तो क्या वो 50 लाख रुपए रख के रखेंगे जब तक सारी असेट सेल ना हो जाए? क्या वो 50 लाख रुपए, मान लो 50 लाख में से 30 लाख में बाहर वालों का पेमेंट भी कर दिया, आउटसाइड लायबिलिटी का भी पेमेंट कर दिया, अब जो पैसा बच गया तो क्या उसको रखेंगे कि भाई देखेंगे किसको कितना पेमेंट किया जाए? प्रॉब्लम है ना। तो इसके लिए कहते हैं कि जैसे जैसे बेचने से असेट बिकती जाए और उससे पैसा आता जाए, जैसे जैसे असेट बिकती जाए और उससे पैसा आता जाए, आप अपना पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना पेमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अब हम कहते हैं बेटा कि पेमेंट करना स्टार्ट करने के लिए एक आपको सीक्वेंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो बोले पेमेंट ऑन डिसोल्यूशन should be made in following order। सबसे पहले डिसोल्यूशन का पेमेंट, अभी तो हमारे पास क्या है कि अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे वो सारे थ्योरेटिकल चीज थी। हमने कहा कि सारा पैसा एक साथ आ जाता है और फिर हम सबको पैसा बांट देते हैं। लेकिन मान लीजिए पैसा सीक्वेंशियल आता है और आप धीरे धीरे उस पैसे को बांटना स्टार्ट करते हैं, तो आपके पेमेंट का सीक्वेंस क्या होगा? तो बोले सबसे पहला पेमेंट टू वर्ड लिखा जाता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब बात आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं? तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर एम्प्लॉय ड्यूज और एंड गवर्नमेंट ड्यूज। सबसे पहला पैसा आप एम्प्लॉय का कोई पैसा ड्यू है या फिर गवर्नमेंट का कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा ड्यू है, तो आप उसका पेमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला पेमेंट, तो इसको बोलते हैं पेमेंट टू प्रेफरेंशियल
क्रेडिटर। डन। पेमेंट टू प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के बाद, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के बाद, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के बाद में किसे पेमेंट किया जाएगा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के बाद पेमेंट किया जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में किसी पार्टनर का लोन है तो पार्टनर के लोन का पेमेंट किया जाएगा। पार्टनर के लोन का पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई पैसा बच जाता है तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, पार्टनर की कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। कैपिटल का पेमेंट करने के बेटा दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है, इसे बोलते हैं रिलेटिव कैपिटल मेथड, रिलेटिव कैपिटल मेथड या फिर सरप्लस कैपिटल मेथड। रिलेटिव कैपिटल मेथड या फिर सरप्लस कैपिटल मेथड। और दूसरा मेथड होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। दूसरा मेथड होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? देखो बेटा, पेमेंट ऑन डिसोल्यूशन, पेमेंट ऑन डिसोल्यूशन, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसे जब हम कहते हैं कि डिसोल्यूशन का पेमेंट अगर हम 1 बाय 1 करते जा रहे हैं तो इसे पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहला पेमेंट किया जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, उसके बाद में पेमेंट किया जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर पार्टनर्स का लोन, और लोन के बाद पार्टनर्स का कैपिटल का रीपेमेंट किया जाएगा। कैपिटल का रीपेमेंट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका रिलेटिव कैपिटल मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड, दोनों का मतलब एक ही होता है। और दूसरा मतलब मैक्सिमम लॉस मेथड। क्लियर है इतनी बात? जल्दी से बताएं। यस सर। इतना करने के बाद एक नोट लिखें, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन और प्रोविजन फॉर सच एक्सपेंस विल गेट प्रायोरिटी ऑन ऑल पेमेंट्स। तो बोले रियलाइजेशन का,
रियलाइज एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन, मतलब अगर रियलाइजेशन का एक्सपेंस आज पे कर रहे हैं या फिर प्रोविजन फॉर सच एक्सपेंस उसका थोड़े दिन बाद पेमेंट करना है, तो उसके लिए प्रोविजन विल गेट प्रायोरिटी ऑन ऑल पेमेंट्स, तो उनको इन सारे पेमेंट्स पे प्रायोरिटी मिलेगी। भैया पेमेंट होगा कब? जब रियलाइजेशन होगा, तो रियलाइजेशन करने के लिए रियलाइजेशन के एक्सपेंस करने पड़ेंगे, तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस को इन सारे पेमेंट्स पे क्या मिलेगी? प्रायोरिटी मिलेगी। क्लियर? ध्यान रखेंगे हमेशा। तो अब देखो प्रैक्टिकली हमारी चीजें चेंज हो गई। सबसे पहले रियलाइजेशन का एक्सपेंस, उसके बाद अगर उसके लिए कोई प्रोविजन बनाना है, मतलब आगे खर्चा करना पड़ेगा, तो उसका प्रोविजन बनाइए। उसके बाद प्रिफरेंशियल को पेमेंट कीजिए, सिक्योर्ड को पेमेंट कीजिए, अनसिक्योर्ड को पेमेंट कीजिए, लोन पेमेंट कीजिए और कैपिटल का पेमेंट कीजिए। क्लियर है बेटा? पक्का से बता दो, ये लास्ट वाला पॉइंट भी क्लियर है ना? हाँ सर, वेरी गुड। ठीक है, अब हम बेटा सबसे पहले हमने कहा चलिए पैसा आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और पेमेंट होता जाएगा वन बाय वन। प्रॉब्लम आती है जब सारा पेमेंट होने के बाद आप यहां पे आते हैं, पार्टनर्स का पेमेंट करने पे आते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल का जब पेमेंट करने आते हैं, तो दो अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है रिलेटिव कैपिटल मेथड और एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। एक होता है रिलेटिव कैपिटल मेथड और एक होता है मैक्सिमम लॉस मेथड। हमें वो दोनों मेथड समझने हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा रिलेटिव कैपिटल मेथड की, या उसे सरप्लस कैपिटल भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन में रिलेटिव कैपिटल लिखा हुआ होता है, कभी सरप्लस कैपिटल लिखा हुआ होता है। चलिए, तो यही हमारा काम है। सबसे पहले मैं लगा देता हूं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है? रिलेटिव कैपिटल मेथड या फिर सरप्लस कैपिटल मेथड। रिलेटिव कैपिटल मेथड या फिर सरप्लस कैपिटल मेथड। बेटा एक बात बताएं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 3 पार्टनर है ए, बी और सी। बेटा ए ने कैपिटल लगा रखी है 15,000, बी ने कैपिटल लगा रखी है 12,000 और सी ने कैपिटल लगा रखी है 10,000। ये है इनकी कैपिटल और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1, 1 और 1। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए आते हैं। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए आते हैं। रियलाइजेशन सारी आउटसाइड लायबिलिटियां पे हो चुकी है। अब रियलाइजेशन मेरे पास आया 10,000 रुपीज का।
तो वो पैसा किसे दे, वो पैसा किसे देना चाहिए? क्या तीनों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए? क्या वो पैसा तीनों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए? जल्दी से बताइए बेटा, क्या वो आया हुआ पैसा तीनों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए? क्या 10,000 रुपीज का रियलाइजेशन हुआ है, क्या वो 10,000 रुपीज हम तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें क्या? अंशु कह रही है 10,000 रुपीज केवल ए को दे दीजिए। आयुषी कह रही है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। चलिए बेटा, मैं कहता हूं मान लीजिए एक बार इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए इसको 4 दे देते हैं, और कोई पैसा नहीं आता है, तो ये कहेगा मुझे नुकसान हो गया, ये कहेगा मुझे भी नुकसान हो गया, ये कहेगा मुझे भी नुकसान हो गया। लेकिन बेटा ये कहेगा ए कि भाई एक काम करो ना, एक काम करो, ये तो गलत था कि आया हुआ पैसा तो आप बांट रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और नुकसान जो हो रहा है वो बिना रेशियो के है। तो इन्होंने क्या कहा, ए कहता है सी को, भैया देखो आज के दिन एक भी रुपए नहीं आता है, आज के दिन एक भी रुपए नहीं आता है, तो तुम्हें नुकसान होता है 10,000 का। तो मान लो तुम अपने 10,000 कम कर दो, बी भी अपने 10,000 कम कर देता है, और ए भी अपने 10,000 कम कर देता है। तो ए का एक्सेस कितना रह गया? ए का एक्सेस रह गया 5,000 और बी का एक्सेस रह गया 2,000। तो हम क्या समझ रहे हैं कि भाई तुम्हारे 10,000 रुपए हैं, तो हमारे भी 10-10 हजार का नुकसान करो। जो नुकसान होना चाहिए भाई, जो कैपिटल होनी चाहिए वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, वरना तो जो नुकसान आएगा वो अलग अलग रेशियो में आएगा। ठीक है साहब, तो तीनों के 10-10 हजार हटा दिए। अब ये बी को कहता है कि देखो मेरे पैसे तो तुमसे भी ज्यादा है, तो तुम अपने यहां से 2,000 कम कर दो, मैं भी अपने यहां से 2,000 कम कर देता हूं, 3,000। तो मेरे 3,000 रुपीज सबसे ज्यादा है। तो ए कहता है जब भी पैसा आए तो सबसे पहले मुझे अकेले को मिलने चाहिए मेरे 3,000, क्योंकि देखो आप प्रॉफिट तो मुझे अपने बराबर दे रहे हो, लेकिन मैंने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है ना, एज ए वो मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, तो वो पैसा आप मुझे आपसे पहले मिलना चाहिए। भाई आपके 10,000 है, तो बी कहता है मैं अपने भी 10,000 छोड़ देता हूं, ए कहता है मैं अपने भी 10,000 रुपए छोड़ देता हूं, तो तीनों के बराबर बराबर हो गए। अब सी को 10,000 का नुकसान होएगा, तो बी को भी 10 का नुकसान होएगा, और ए को भी 10 का नुकसान होएगा। अब एक बी को कहता है कि तुम्हारे 2,000 बचे, तो मैं अपने भी 2,000 छोड़ देता हूं। अब तुम्हें 2,000 का और नुकसान होएगा, तो मुझे भी होएगा। सबसे पहले मुझे मेरे 3,000 दे दो। तो जब भी पैसा आएगा सबसे पहले किसे दिया जाएगा? ए के 3,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे ही ए के 3,000 रुपए दे देंगे, अब ए और बी दोनों बराबर है, तो ए और बी को कितने कितने दे दोगे? 2,000 और 2,000, दैट इज पेमेंट नंबर 2। और जब इनके 2,000 और 2,000 का पेमेंट हो जाएगा, तो अब तो तीनों बराबर हो गए, तो थर्ड पेमेंट किसे हो जाएगा? इन तीनों को हो जाएगा।
क्योंकि इतना होने के बाद ये तीनों क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। क्या हो रहा है, देखो कैपिटल को रिलेटिव बनाया जा रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के। मैंने किया ही क्या है, मैंने इनकी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लाया है। सबसे पहले अगर ए के 3,000 रुपए पे कर देंगे तो ए और बी की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगी। ए की कैपिटल 12,000, बी की कैपिटल 12,000, ए और बी का रेशियो भी 1:1 है। जब इनको 2,000 और 2,000 मिल जाएंगे तो फिर तीनों की कैपिटल किस में आ जाएगी, रेशियो में आ जाएगी। दूसरे नाम से बोलते हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। जिसने जितनी ज्यादा कैपिटल लगा रखी है पहले उसे उस ज्यादा वाली कैपिटल का पेमेंट कर दो, कैपिटल को बराबर लाते जाओ, दैट इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल मेथड। तो ए की कैपिटल 3,000 रुपीज सरप्लस थी, तो सबसे पहले ए को 3,000 का पेमेंट किया। फिर जब पैसा आया तो ए और बी दोनों के सरप्लस है 2,000 और 2,000 से, तो फिर दोनों को पेमेंट किया, और दोनों का भी पेमेंट कर दिया तो फिर कोई सरप्लस कैपिटल है ही नहीं, तो फिर तीनों को पेमेंट करते जाएंगे। और अब जब पैसा आएगा तो तीनों को, क्योंकि तीनों की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, तो जो पैसा आए उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते चले जाएंगे। ये तो था बेटा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली, ये तो था कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली। अब इसको समझेंगे प्रॉपर सिस्टम में। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, फटाफट से बताइए बेटा। कैपिटल के रेशियो में अगर बांटते, अगर कैपिटल के रेशियो में बांटते तो लास्ट में जो इनको लॉस होता वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होता, वो कैपिटल के रेशियो में होता। जबकि हमें एक बात पता है कि जो लॉस है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। जब आपको पता है कि भाई आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर रखा है तो लास्ट में जो लॉस हो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। ठीक है सृष्टि, देखो यहीं पे लॉस हो जाता और कोई पैसा आता ही नहीं, तब तो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन अगर हमारे पास पैसा आता जा रहा है तो लास्ट में अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर, पक्की बात है। हाँ, एक बात यहां भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक पार्टनर की कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो डेफिशिएंसी हमेशा कैपिटल के रेशियो में, जैसे ही डेफिशिएंसी आएगी कैपिटल का रेशियो गार्डनर वर्सेस मरे रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको तरीके से लिखता हूं, मैं इसको तरीके से लिखता हूं, समझिएगा। कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस और रिलेटिव कैपिटल। सरप्लस और रिलेटिव कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक अभी एग्जांपल लिया था, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं। पार्टनर्स ए बी सी, कैपिटल है 15,000, 12,000 और 10,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। ठीक है सर, 1:1:1। अब सॉल्यूशन देखिए, कैपिटल 15,000, 12,000 और 10,000, इसको डिवाइड कर दीजिए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, डिवाइड कर दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, दैट इज 1:1 और 1। तो ये जो आएगी डिवाइड किया तो अमाउंट आ गया 15,000
12,000 और 10,000। डन। जो सबसे मिनिमम अकाउंट है, जो सबसे मिनिमम अमाउंट है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बोले मिनिमम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मिनिमम अमाउंट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मिनिमम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मिनिमम अमाउंट था 10,000, इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000, 10,000 और 10,000। वैल्यू कितनी बच गई? ये माइनस कर देंगे मिनिमम करके, ठीक है। तो अमाउंट आ गया 5,000, 2,000 और इसका हो गया नील। अब दोबारा से डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो ये अगर ये आज भी रेशियो में आ जाते तो दोबारा डिवाइड नहीं करना पड़ता। दोबारा डिवाइड करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, इन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। कितना आ गया? 5,000 एंड 2,000। वापस वही चीज, माइनस करो मिनिमम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, that is 2,000 and 2,000। तो दिस इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल। दिस इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल। तो सबसे पहले इस सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करेंगे, सेकंड इसके जस्ट ऊपर वाला पेमेंट करेंगे मिनिमम अमाउंट का, और फिर उसके मिनिमम अमाउंट का पेमेंट करेंगे। तो फर्स्ट पेमेंट इज 3,000, सेकंड पेमेंट इज मिनिमम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ये रेशियो, और थर्ड मिनिमम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेशियो। दैट इज क्लियर। ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है बेटा पेमेंट करने का। और ये किसके पेमेंट का तरीका है? ये पार्टनर्स के पेमेंट का तरीका है। जल्दी से बताइए यस और नो। पक्की बात है? सभी को क्लियर है? इसके नीचे एक नोट लिख लेना बेटा, इसके नीचे एक नोट लिख लेना कि ये चीज चलती जाएगी, लेकिन मान लो इस टाइम इसको 3,000 रुपीज दे दिए, फिर इन दोनों को 2,000 देने दे। अब मान लो कि एक असेट है वो बी ने ले ली और उस असेट की वैल्यू 5,000 रुपीज थी। मान लो बीच में ही बी ने कोई असेट ले ली जो उसे उस टाइम 2,000 रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन उसने एक असेट ले ली, कैश में आए हुए थे 2,000, वो तो ले लिए ए ने, और बी ने एक असेट ले ली जिसकी वैल्यू थी 5,000। अब असेट का टुकड़ा करके तो दिया नहीं जा सकता कि भैया तो 2,000 की ले,
असेट ले ली इसने 5000 की, तो क्या रेशियो वापस से बिगड़ जाएगा? अगर ये कोई असेट ले लेगा बीच में 5000 की, तो क्या ये रेशियो वापस से बिगड़ जाएगा? जल्दी से बताओ। अगर बीच में कोई भी पार्टनर कोई असेट ले लेता है जो उसको उस टाइम मिलने वाले कैश के हिस्से से ज्यादा हो, तो क्या रेशियो, बांटने का रेशियो वापस से बिगड़ जाएगा? बिल्कुल बिगड़ जाएगा। यस सर। जब रेशियो बिगड़ जाएगा तो इसका मतलब ये कह रहा है 3000 कम करके दे दो 10,000 में। तो बेटा एक बात बताओ, इसके 10 बचे, इसके 7 बचे और इसके 10 बचे। तो अब मान लो 2000 रुपए आते हैं, मान लो अब रियलाइजेशन होता है केवल 2000 रुपए का, तो वो आप किसे दोगे? वो आप ए को दोगे और सी को दोगे, बी को नहीं दोगे ना। ए को दोगे और बी को दोगे, ए को दोगे और सी को दोगे, बी को नहीं दोगे। क्यों नहीं देंगे, यही तो बात देखनी है। तो बोले इसलिए ये कैलकुलेशन, अब ये कैपिटल आपकी रेशियो में नहीं है और आपको नहीं पता कि सरप्लस कैपिटल, तो आपको दोबारा से कैलकुलेशन यही वाली करनी पड़ेगी। यहां से स्टार्ट कीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कीजिए, तो अमाउंट आ जाएगा 7000। दोनों में से 7 7 माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पहले 3000 ए और 3000 सी को देने हैं। जब उनके 3 का पेमेंट हो जाए तो फिर तीनों को 7 7 देना है। डन। तो अगर बीच में कभी रिलेटिव कैपिटल का रेशियो बिगड़ जाए तो आपको ये स्टेटमेंट दोबारा से बनाना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? तो बोले इफ रिलेटिव कैपिटल रेशियो विल बी disturbed due to excess payment to any partner, then statement of relative capital will be again prepared। ठीक है सर? तो ध्यान रखें, अगर रिलेटिव कैपिटल रेशियो विल बी डिस्टर्ब ड्यू टू एक्सेस पेमेंट टू एनी पार्टनर, देन स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव कैपिटल विल बी अगेन प्रिपेयर्ड। स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव कैपिटल आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा। सर पहले अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वो समझ आएगा। हाँ एक सेकेंड रुकिए, पढ़ने दीजिए। सर पहले आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करवाया था तो वो समझ आ गया था। ये भी आसानी हो रहा है ना सर ओवरऑल? हाँ है तो आसानी, है तो आसानी। अभी भी मैं वही बात कह रहा हूं कि भाई जो कैपिटल का बैलेंस बचे उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड कीजिए और फिर मिनिमम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर दीजिए। ठीक है, अभी हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमें ये सारी बात समझ में आएगी। ठीक है बेटा, जितना इजी लग रहा है उतना इजी भी नहीं है, और अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर बहुत इजी है।
अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजी है, और वरना बहुत बकवास है। ठीक है साहब, पक्की बात है? करें स्टार्ट? हटा दूं? चलिए बेटा, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31। इलस्ट्रेशन नंबर 31 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 31 आपको क्या कहता है? पार्टनर्स एम एन एंड पी have called upon you to assist them in winding up the affairs of their partnership on 30th June 2013। MNP पार्टनर्स हैं, उन्होंने असिस्ट देम इन वाइंडिंग अप द अफेयर्स ऑफ देयर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को क्लोज करने की बात कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन डेट गिवन बिलो। कैश एट बैंक, उनके पास बैंक में पैसा पड़ा है 6,500 रुपए। डेटर्स है 22,000 के। स्टॉक इन ट्रेड है 13,500। प्लांट एंड इक्विपमेंट है 99,000। लोन एम को और लोन एन को। बेटा ये पार्टनर से लोन ले रखा है या पार्टनर को लोन दे रखा है? ये पार्टनर से लोन ले रखा है या पार्टनर को लोन दे रखा है? दे रखा है। जब भी पार्टनर को लोन दे रखा हो तो वो ऑटोमेटिकली उनकी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली उनकी कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट एम एन और पी का। कैपिटल अकाउंट एम एन और पी का। ए ऑप्शन, द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 5:3:2। The partners share profit and losses in ratio of 5:3:2। Cash is distributed to the partners at the end of each month। A summary of liquidation transaction आर एज फॉलोज। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि पैसा कब बांटा जाता है? पैसा हर महीने के एंड में बांटा जाता है। ठीक है साहब। जुलाई में आपको बता रखा था 16,000, 10,000, 1,000 और 8,000। 16,000 डेटर्स से आया था, 10,000 सारे स्टॉक से आया था,
1000 लिक्विडेशन एक्सपेंस पे हो गए और 8000 कैश आपको बिजनेस में रखना है, ठीक है। अगस्त में 15000 एक्सपेंस पे हो गए और पी ने एक इक्विपमेंट ले लिया 10,000 रुपीज में, ठीक है, और 2500 रुपए का कैश रखना है और सितंबर की डिटेल भी आपको दे रखी है। तो बेटा सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? सबसे पहला काम तो होगा हमें ये चेक करना है कि हमें हर महीने में कितना कितना पैसा अवेलेबल है बांटने के लिए। कैश अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर, कैश अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। कितना कैश अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जुलाई में कितना पैसा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस था 6500 रुपए प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स था 16,000 रुपीज प्लस सेल ऑफ स्टॉक, स्टॉक के सेल से 10,000 रुपए माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंस 1000 और माइनस कैश बैलेंस रिटेन्ड। चलिए साहब, अमाउंट कितना अमाउंट अवेलेबल है जल्दी से बता दीजिए। $23,000। अरे भाई दो माइनस भी तो करने हैं। 23,500, 23,500। ओके चलिए, जुलाई के बाद अगस्त, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस था 8,000, ओपनिंग बैलेंस था 8,000। कोई पैसा आया नहीं माइनस लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस कितने हो गए? 1500 माइनस क्लोजिंग बैलेंस रखना है 1500। तो अवेलेबल अमाउंट कितना होगा? 4000। अगस्त के बाद आपको जाना है सितंबर।
अगस्त के बाद आपको जाना है सितंबर। ओपनिंग बैलेंस 2500 प्लस, सॉरी माइनस हो गए, प्लस है, रियलाइजेशन फ्रॉम assets 75,000 माइनस 76,500। क्लियर है? तो तीनों डिटेल आ गई कि आपके पास कितना कितना कैश अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए। इज इट क्लियर बेटा? ये बात क्लियर है क्या सभी को? हाँ 76,500। अब एक बात और बताइए, ये हमने बना लिया, इतना बनाने के बाद आप मुझे बताएं कि अब आप लिक्विडेशन एक्सपेंस तो पे कर ही चुके हैं, क्या क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या? क्या क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है क्या? कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नहीं है। क्या कोई सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर बता रखा है क्या? क्या कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर बता रखा है क्या? क्या क्वेश्चन में कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर बता रखा है क्या? जल्दी से बताओ। नहीं बता रखा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में केवल एक नॉर्मल क्रेडिटर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि आउटसाइडर्स का पेमेंट करते हैं, तो माइनस कर दीजिए पेमेंट टू क्रेडिटर। 23,500 जो थे उसमें से आप क्रेडिटर्स को कितना पैसा दे देंगे? 23,500 में से क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करेंगे? 23,500 में से आप क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करेंगे? $17,000। और भी कोई क्रेडिटर बचा है क्या, या और भी कोई आउटसाइडर बचा है क्या? कोई आउटसाइडर नहीं बचा, तो डेट इज अमाउंट अवेलेबल फॉर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। मैंने इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया? कैश अवेलेबल टू डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स। अमाउंट अवेलेबल निकाला। मान लो क्रेडिटर 37,000 के होते, मान लो क्रेडिटर 37,000 के होते, तो पहले तो 23,500 क्रेडिटर को दे देते, फिर यहां से दे देते
फिर यहां से दे देते, जो बचता वो पार्टनर्स के लिए बच जाता। इज इट क्लियर? तो अब हमें एक बात पता है बेटा कि जुलाई में तो हमें पार्टनर्स को देना है 6,500, अगस्त में देना है 4,000 और सितंबर में देना है 76,500। तीनों अमाउंट किसको देनी है? पार्टनर्स को पे करना है। इतनी बात क्लियर है? ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो दी हुई डिटेल्स थी, मैंने प्लस माइनस किया है केवल। जल्दी से बता दीजिए। फास्ट। नहीं, सबसे पहले देना पड़ेगा ना बेटा, अगस्त या सितंबर से क्यों? सबसे पहले आपके पास जुलाई में जो अंशु, सबसे पहले जुलाई में जो पैसा आया है वो पार्टनर को आप कैसे दे सकते हो? पहले आपको आउटसाइडर को देना पड़ेगा, फिर पार्टनर का नंबर आएगा। तो पहले क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, फिर पार्टनर को दे पाएंगे। सीक्वेंस फॉलो करना है ना। इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ। इतना क्वेश्चन हो गया? हाँ, क्रेडिटर की बात कर रहा हूं कि क्रेडिटर का जो पेमेंट है, क्रेडिटर का जो 70,000 का पेमेंट है वो सबसे पहले आपको जुलाई से ही करना पड़ेगा। आप अगस्त में कैसे करोगे? ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जुलाई में पैसा कम पड़ जाता है तो अगस्त और सितंबर से भी कर सकते हैं। अगर जुलाई में इतना पैसा ना हो कि जिससे क्रेडिटर का पूरा पेमेंट हो जाए, तो फिर बचा हुआ पैसा अगस्त से पेमेंट करेंगे। अगस्त में भी पैसा पूरा हो जाए और क्रेडिटर का अमाउंट बाकी रह जाए, तो फिर सितंबर से पूरा करेंगे। ठीक है, अमाउंट याद रखना, 6,500, 4,000 और 76,500। इतना करने के बाद बेटा आप दो अलग अलग पेज पे दो स्टेटमेंट बनाएंगे। दो अलग अलग पेज पे दो स्टेटमेंट बनाएंगे। एक तो स्टेटमेंट बनाएंगे पेमेंट टू पार्टनर्स। पार्टनर है ए, बी और सी। और एक बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव कैपिटल। एक तो स्टेटमेंट बनाना है रिलेटिव कैपिटल का, अलग इसलिए बनाना है कि ये एक बार भी बन सकता है, दो बार भी बन सकता है। और इधर आपको 1 बाय 1 सिक्वेंशली पार्टनर्स का पेमेंट करते चले जाना है। ठीक है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल कितनी थी? पार्टनर की कैपिटल थी 67,000, 45,000 और 31,500। इसमें से माइनस कर दीजिए लोन टू पार्टनर। पार्टनर को जो लोन दे रखा था 12,000 और 7,500, तो उनका बैलेंस ड्यू कितना आता है? 55,000,
37,500 और 31,500। ठीक है, अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव कैपिटल, दैट इज बैलेंस ड्यू। 55,000, 37,500 और 31,500। अब आप मुझे बताएंगे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? उससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3 एंड 2। 5, 3 एंड 2, तो ये आ गया 11,000, ये आ गया 12,500 और ये आ गया 15,750। सबसे कम कौन सा है? सबसे कम कौन सा है? तो बोले माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? मिनिमम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 55,000। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 33,000। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 22,000। चलिए साहब, तो ए को कितना देना था? 55 माइनस कितना हो गया? 55, तो ए का बैलेंस कितना बचा? नील। बी का अमाउंट था 37,500। बी का रिलेटिव अमाउंट कितना है? 33, तो बी का एक्सेस कितना बच गया? 4,500। बेटा डायरेक्ट कहां से लाओगे? ये 55 पे थोड़ी ना आएगा। डायरेक्ट लाओगे कहां से? और ये कितना बचेगा? 9,500। अब ये 4,500 और 9,500 डायरेक्ट कैसे आ सकता है? कोई मुझे बताए। मैं कैसे लिखूं डायरेक्ट? मुझे कैसे पता चलेगा भाई? 4,500 और 9,500 को मैं ऐसे ही निकाल सकता हूं। अगर और कोई डायरेक्ट तरीका है तो बताओ कैसे निकल सकता है? मैं डिवाइड ना करूं और फिर मल्टीप्लाई ना करूं, तो ये यहां तो 55 सेम हो रहा है, किसी ना किसी एक का तो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट को आप उसी की रेशियो से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाकी दो का तो अलग आ जाएगा। ठीक है, इतना आने के बाद क्या ये दोनों 3:2 के रेशियो में है क्या? नहीं है सर, तो दोबारा डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3 एंड 2। तो जो अमाउंट आता है वो कितना आता है? 1,500 और 4,750। दोबारा वही काम करेंगे, मिनिमम अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 4,500 और 3,000। इसमें से लेस होएगा हमेशा,
चलिए कितनी वैल्यू आ गई, ये तो हो गया नील और ये हो गया 6500। इसे कह देंगे एक्सेस, मैं लिख देता हूं सरप्लस कैपिटल। अब सबसे पहला पेमेंट किसे होगा, सबसे पहला पेमेंट होगा सी को, कितने रुपए का, 6500 रुपए का। फिर दूसरा पेमेंट होगा बी और सी को 4500 और 3000। और तीसरा पेमेंट होगा फिर ये वाला, ये मिनिमम अमाउंट प्लस पीएसआर, ये क्या होती है, ये होती है रिलेटिव कैपिटल। ठीक है साहब, क्लियर है क्या आपको, इतना क्लियर है तो बता दीजिए। अगर इतना क्लियर है तो अब आप मुझे बता दीजिए साहब, स्टेटमेंट क्लियर है क्या, पक्की बात है। अब आपको पता चल गया कि जब जब पैसा आए तो उसे कैसे कैसे बांटेंगे। बोले सबसे पहले 6500 इसे देना है, जब इसका 6500 पूरा हो जाए तो इन दोनों को देना है, इसको 4500 और इसको 3000, इनके रेशियो में। फिर जब इन दोनों का पूरा हो जाए 3:2 के रेशियो में, तो फिर इन तीनों को देना है 5:3:2 के रेशियो में। चलिए साहब कर देते हैं। पेमेंट इन जुलाई, जुलाई में कितना पेमेंट करना था, 6500। पेड टू, देखो अवेलेबल भी 6500 ही था, तो पेड टू सी 6500। आपने सी को पेमेंट कर दिया 6500 रुपए का, ये लीजिए 55,000, 37,500 और इसका बैलेंस रह गया 25,000। फिर पेमेंट इन अगस्त, आपके पास अवेलेबल थे 4,000। पेमेंट टू बी, पेमेंट टू सी, बी को देना था 4500, सी को देना था 10,000, सॉरी 3,000। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ है, चेक करते हैं। अच्छा क्वेश्चन में पी क्यू आर थे, एम एन पी था, सॉरी क्वेश्चन में नाम था एम एन पी, मैं एम एन पी ही लिख देता हूं, हम कंफ्यूज ना हो। एम एन पी मैं यहां पे लिख देता हूं एम एन पी, ठीक है। चलिए साहब, तो इन्होंने कहा कि साहब पी, यहां पे लिख देते हैं एम एन पी, ये पेमेंट पी को कर दिया इन्होंने। अब ये बोलता है कि साहब पी ने एक इक्विपमेंट ले लिया 10,000 रुपए का, ये एन और ये पी, तो ये 4,000 रुपए तो इन्होंने एन को दे दिए, खत्म हो गया। और पेमेंट टू एन, एन को 10,000 रुपए का एक इक्विपमेंट दे दिया, तो साहब पी को दे दिए 4,000 रुपए, सॉरी एन को दे दिए 4,000 रुपए
और इसको एक 10,000 रुपए का इक्विपमेंट दे दिया। इसको एक इक्विपमेंट दे दिया 10,000 रुपए का। हाँ, पी को दिया इक्विपमेंट, ओके, इक्विपमेंट पी को दिया है और एन को 4,000 रुपए दिए हैं, ठीक है, क्योंकि एन को 4,500 देने थे। एन कहेगा कि अगर पी को 3,000 मिल रहे हैं तो मुझे 4,500 मिलेंगे। तो इसने कहा पी ने 10,000 का इक्विपमेंट ले लिया तो मुझे मेरा पैसा तो दो। तो हमने इसको 4,000 रुपए का इक्विपमेंट दे दिया। बैलेंस निकाल लीजिए। इस महीने का काम खत्म, 55,000, 33,500 और 15,000। बेटा वापस से गड़बड़ हो गई क्या? चेक करके बताइए। देखिए, सबसे पहले इनमें से कोई भी रेशियो में नहीं था, फिर हमने इसका पेमेंट किया तो ये दोनों 3:2 के रेशियो में आ गए थे। हमने यहां दोबारा रेशियो बिगाड़ दिया, वापस से सारा सिस्टम बिगड़ गया। अब आप बताइए कि अब पैसा किसे दे? क्या आप इसको देख के बता सकते हैं कि अब जो पैसा आएगा वो किसे देना है? क्या अब आप बता सकते हैं क्या कि अब जो पैसा आएगा वो किसे देना है? मान लीजिए अब आपके पास 10,000 रुपए आते हैं, क्या आप बिना देखे बता सकते हैं कि अब वो 10,000 रुपए किसे देंगे? एम को देंगे। क्यों? एम से पहले तो एन के 500 रुपए बनते हैं। एम को देने से पहले एन के 500 रुपए बनते हैं। क्यों? इसका अगर 5 के लिए 55,000 है तो इसका तो 3 के लिए 33 ही होना चाहिए। तो पहले 500 रुपए इसको, फिर इन दोनों को। अब इन दोनों को कहां तक देंगे ये हमें पता नहीं है, तो हमें हमारा रिलेटिव कैपिटल का स्टेटमेंट दोबारा बनाना पड़ेगा। कौन से बैलेंस से बनाना पड़ेगा? इस वाले बैलेंस से बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, जहां भी ये रेशियो बिगड़ जाए, और रेशियो कब बिगड़ेगा? जब कोई पार्टनर कोई असेट लेके जाता है। अगर कैश बांटना होता तो रेशियो में ही आप बांटते जाते। जब भी बीच में कोई पार्टनर कोई असेट ले जाएगा तो ये रेशियो वापस से बिगड़ जाता है और आपको दोबारा रिलेटिव कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? पक्की बात है? बनाए दोबारा से रिलेटिव कैपिटल का स्टेटमेंट। बनाए क्या बेटा दोबारा से रिलेटिव कैपिटल का स्टेटमेंट? यस सर। चलिए, अब पहले वाले का कोई काम नहीं बचा। रिलेटिव कैपिटल बैलेंस था 55,000, 33,500 और 15,000। 5, 3 और 2, तो जो अमाउंट आ गया वो आ गया 7,500। ये आ गया 11,167 और ये आ गया 11,000। मिनिमम अमाउंट, अरे भैया उस 500 को छोड़ दो, दोबारा से निकालना है पेमेंट। यहां पे ये चीजें पता नहीं है ना किसको कितना देना है। जब पता नहीं है तो दोबारा यहां से देखेंगे। जब भी रेशियो बिगड़ जाए तो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा से देखो और बाद में जो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, जहां पे भी रेशियो बिगड़ गया वहां पे दोबारा स्टेटमेंट बनाओ और उसके बाद में पेमेंट करो। क्लियर है? यहां पे देखो 11,000, 11,167 और 7,500।
मिनिमम अमाउंट कौन सा है 7,500, तो इससे मल्टीप्लाई करो 37,500 मिनिमम अमाउंट था ये वाला, 3 से मल्टीप्लाई करो 22,500 और ये वाला हो गया 15,000। तो ये तो हो गया नील। ये अमाउंट कितना हो जाएगा 11,000 और इसमें से माइनस करके बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17,500। 17,500 क्या ये 5:3 के रेशियो में है क्या, नहीं है, तो दोबारा से डिवाइड करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, दैट इज 5:3। तो वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है 3,500 और ये वैल्यू कितनी आती है 3,667। मिनिमम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो गया 17,500 और ये हो गया 10,500। मिनिमम अमाउंट था ये वाला, ये लीजिए साहब, ऑटोमेटिकली आगे 500। तो ये 500 तो हमें दिखाई दे रहे थे लेकिन ये वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा था, तो सबसे पहला पेमेंट तो किया जाएगा n का 500, उसके बाद में दिया जाएगा 17,500 m को और 10,500 n को, और वो देने के बाद तीनों को दिया जाएगा। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? फटाफट से बता दो। अब हमारा काम हो गया, फटाफट से बता दीजिए। यस, चलिए साहब, अब सितंबर का पेमेंट ऑफ सितंबर में आपके पास थे 76,500 रुपीज। सबसे पहले माइनस पेमेंट टू एन 500 रुपीज। सबसे पहले एन को 500 रुपीज दोगे, एन को 500 देने के बाद पेमेंट टू एम एंड एन, एम और एन को कितना कितना पैसा दोगे 17,500 प्लस 10,500 दैट इज 28,000। इसको दे देंगे 17,500, इसको दे देंगे 10,500। कितना पैसा बच गया बैलेंस? अब तो पेमेंट हो गया, इसका पेमेंट भी हो गया, इसका भी हो गया, अब तो तीनों को देना है और जो भी देना है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दो। तो कितना पैसा बच गया 28,500 गए 48,000 इन 5, 3 और 2 के रेशियो में। 48,000 का पेमेंट करना है 5, 3 और 2 के रेशियो में। जल्दी से बता दीजिए कितना होता है 48,000 5, 3 और 2 के रेशियो में 24,000 और 9,600
और 14,400। अमाउंट बता दीजिए। 55,000 माइनस 17,500 माइनस 24,000। 55,000 माइनस 17,500 माइनस 24,000। $41,500 13,500 ये हो गया 11,000 25,400। $8,100 और 5,400 ये आ जाएगा बेटा डेफिशिएंसी। ये आ जाएगा डेफिशिएंसी। इसको चेक कर लीजिए, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। इसको चेक कर लीजिए, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। लास्ट में सबको देने के बाद अगर ये बैलेंस जो बच रहा है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। इज इट क्लियर? तो ये बेटा आपका पूरा क्वेश्चन था, ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब देखो वैसे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा काम था, केवल समझना था जब तक की प्रॉब्लम थी। सबसे पहले तीनों महीने का बैलेंस निकाला, इधर से स्टेटमेंट बनाया और पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर ये दूसरी बार नहीं बनाना पड़ता तब तो कितना इजी था। टाइम कंज्यूम हुआ, कॉन्सेप्ट प्रॉब्लमेटिक नहीं है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, इज इट क्लियर?